हम आपको जेपीएससी में काम दिलाने में मदद करेंगे, हमारे पास एक ऐसे आदमी से संपर्क बना है। अब इसमें हर कैंडिडेट से कहा गया कि भाई पीटी का अलग रेट है जी। और फाइनल एग्जाम तक यानी कि रिजल्ट तक आने का रेट अलग है। तो पीटी का ये था कि 10 से 12 लाख रुपए के आसपास उसका रेट फिक्स जी। किया गया, और फाइनल रिजल्ट तक अगर आपको जाना है कि आपको पास करना है तो उसका 60 से 70 लाख रुपए फिक्स किया गया एक सीट का। नौकरी मिलने की हाँ। 60 से 70 लाख रुपए वो फिक्स किया गया। जब ये जांच शुरू हुई तो इसमें एक नाम निकल के आया कि कोई अभय तिवारी नाम के एक आदमी आया। बोकारो में एक कमरा लिया गया था और वहाँ पर कैंडिडेट बुलाए गए थे। 15 लोग थे टोटल कैंडिडेट, जिनको क्वेश्चन पेपर दिया गया, आंसर दिया गया, उनसे रटवाए गए और बदले में हर एक कैंडिडेट से 12 लाख रुपए की डील हुई थी। जहाँ ये बातचीत हुई, अभय तिवारी ने कहा कि भाई अगर आपको ये काम मिल रहा है इसके लिए चेयरमैन साहब को 2 करोड़ रुपया, यानी कि धांधली का काम पूरा शुरू हो गया। धांधली मत कहिए, इसको कहिए कि जेपीएससी को बेचने का काम। शरेआम बता रहा है वो आदमी सीआईडी को बैठ के कि मेरा ये रिश्तेदार है, मेरा भाई है, उसकी पत्नी है, मैं हूँ, घर के ये सदस्य यहाँ ये लोग पोस्टेड है। उसके बाद अब कोर्ट और सरकार को क्या ऐसा चाहिए ये मानने के लिए कि सीजीएल में धांधली हुई? कई बार इन लोगों का आपस में इस बात के लिए झगड़ा होता रहा है रांची के कई इलाकों में कि तुम मेरा कैंडिडेट से पैसा ले लिए हो लेकिन तुम उसका रिजल्ट अभी तक नहीं दे रहे हो। यानी कि एक तरीके से ये वैसा मामला है कि वीजा लगवाने के लिए किसी एजेंट को पैसा दे दिया लेकिन हाँ, वीजा लगा नहीं। अभी प्रोटेस्ट के दौरान ही मैं ऐसे लड़कों से मिला हूँ जिसके घर से 4,000 रुपये आते हैं। 4,000 में रांची में रहकर पढ़ाई करना, ये सोचना ही मतलब अजीब लगता है कि कैसे कर सकता है। ये तो मतलब नंगा नाच किया गया बिल्कुल। मैं तो ये बिल्कुल ब्लंटली कहूँगा कि नंगा नाच है। जो यहाँ का लोकल लैंग्वेज है, मुंडारी, खोटा, उस लैंग्वेज में की जो परीक्षा हुई उसमें हरियाणा के बच्चे, यूपी के बच्चे अधिकतर नंबर लेकर आ गए। यानी कि जो लैंग्वेज यहाँ की लोकल है, हाँ, जो शायद आप भी नहीं बोल पा रहे होंगे, यहाँ रहने वाले बाकी लोग भी नहीं, उसमें हरियाणा का बच्चा आके यूपी का बच्चा उस क्वालिफाई कर गया। तो सर ये सिस्टम सुधर क्यों नहीं रहा है? पैसा जो रास्ता तय करती है, ये सब पूरा सिस्टम उस रास्ते पे चल रहा है। पैसा जहाँ जहाँ मूव हो रहा है, जहाँ दिख रहा है, ये यहाँ लटका हुआ है या फिर ये पैसा यहाँ रखा हुआ है, तो सिस्टम वैसे ही केवल मूव कर रहा है। तो आपका ये कहना है कि ये पूरा सिस्टम पैसा चला रहा है सरकार? झांगते और उनके लोगों ने अपने ब्यूरोक्रेटिक बूट से उनके सपनों को रगड़ दिया है। झारखंड में जेपीएससी प्रोटेस्ट को लेकर लगातार छात्रों का रोष जारी है और हम लोग लगातार इस पूरे मुद्दे पर रिपोर्ट कर रहे हैं। हमने कई इंटरव्यूज भी किए, लेकिन इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए आपको जड़ तक जाना जरूरी है। और ये मुद्दा अगर आपको समझना है तो आप किसी जर्नलिस्ट से ही समझ पाएंगे जो ग्राउंड पर रहकर इस पूरे मुद्दे को लगातार रिपोर्ट कर रहा हो। तो ऐसे ही एक जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ, आनंद दत्त, जो जोहार लाइव नाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं और इनकी एक वेबसाइट है जिस पर लगातार ये अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स छाप रहे हैं, जिसमें अभी तक 4 रिपोर्ट्स में ये बता चुके हैं कि ये पूरा जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल का जो घोटाला हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे और अभी तक इसमें क्या निकल कर सामने आया है। और ये सारी चीज़ जो ये बता रहे हैं वो सीआईडी की जो जांच डायरी है उसके हवाले से ये बता रहे हैं, जो एक्सक्लूसिव इनके हाथ लगी है। तो सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए आनंद जी। बहुत हम लोगों ने आपकी रिपोर्ट्स पढ़ी, सब चीज़ें पढ़ी, लेकिन दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है कि असल में झारखंड में चल क्या रहा है और ये जो पूरा नेक्सस है ये कैसे काम कर रहा था पर्दे के पीछे और किस तरीके से जो झारखंड के छात्र थे उनके साथ धोखा किया गया, कैसे हुआ ये शुरू सब। देखिए थोड़ा इसको अभी के संदर्भ से पहले जोड़ते हैं, पिछली कहानी को बाद में देखेंगे हम लोग। 2 जुलाई को 14वीं जेपीएससी के पीटी एग्ज़ाम का रिजल्ट आया। उसके कुछ देर बाद एक ओएमआर शीट वायरल होती है जिसमें 48 नंबर थे और ये दिखाया गया कि ये पास हैं। पहली बात, छात्रों ने उस वक्त ही रिएक्ट करना शुरू कर दिया कि ये पेपर फिर से लीक हुआ है। इसके बाद उसमें दूसरी गलती ये थी कि जो परिणाम जारी किए गए थे, जो पीटी पास किया था, वो लिस्ट में किसी जो रिजल्ट पेपर था उसमें किसी अधिकारी का, जेपीसी किसी सदस्य या अध्यक्ष का कोई सिग्नेचर नहीं था, जिसे बाद में जेपीसी अधिकारियों ने माना कि भाई ये कोई ज़रूरी नहीं था, हालांकि ये होना चाहिए था और उसकी ऑथेंटिसिटी को बनाए रखने के लिए। तो इसके बाद क्या हुआ? तो जब ये जांच शुरू हुई तो इसमें एक नाम निकल के आया कि कोई अभय तिवारी नाम का एक आदमी आया।
जो कि उस वक्त गोड्डा जिले का एक प्रखंड है पोड़ैया हाट, वहाँ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पे काम कर रहे थे, यानी कि सरकारी नौकरी कर रहे थे। सरकारी नौकरी कर ठीक। रहे थे वो। अभय तिवारी को 20 या 22 तारीख को शायद गिरफ्तार किया गया था जी। और उनसे शुरुआती पूछताछ के बाद 22 तारीख को ही 22 जुलाई की 22 तारीख। जुलाई को जी। जेपीएससी के जो अध्यक्ष थे उस वक्त एल ख्यांगते, जो इस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, उनसे रिजाइन लिया गया। खबर चल रही थी, आंदोलन का मूवमेंट बन चुका था। 25 तारीख को देवेंद्रनाथ महतो ने अनाउंस कर दिया कि भाई हम प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं। 2 दिन के बाद उन्होंने भूख हड़ताल भी शुरू कर दिया। तो दिल्ली के बाद तुरंत बाद ये हो रहा था, तो बज इसलिए वो थोड़ी ज़्यादा बननी शुरू हो गई थी। हम ये सब खबर कर रहे थे, लेकिन हमें बात लग रहा था कि ये जो जांच सीआईडी ने शुरू की है, निकला क्या। तो हमारे एक सोर्स की वजह से वो जो मतलब कुछ लोग जो खासकर सबसे पहले अभय तिवारी जो अरेस्ट हुआ, उनका जो उनकी स्वीकारोक्ति थी, वो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ लगे। अब इसको देखते हैं, आते हैं कि भाई सबसे टॉप आदमी कौन है, तो वो है एल ख्यांगते। तो पहले जेपीएससी को थोड़ा समझते हैं जी। अभय तिवारी एक टीडीपीएल नाम की कंपनी में बतौर मार्केटिंग मैनेजर काम कर रहे थे और उस दौरान जब वो काम कर रहे थे तो उन्होंने अपने मालिक, जो कंपनी के मालिक थे रामवीर सिंह को, उन्होंने कहा कि हम आपको जेपीएससी में काम दिलाने में मदद करेंगे, हमारे पास एक ऐसे आदमी से संपर्क बना है। जी। तो रामवीर ने कहा ठीक है, उनसे मिलो, बात करके देखो। तो ये एक धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति से मिलते हैं। धर्मेंद्र यहाँ के चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय में जो गोपनीय शाखा होती है, तब जो उसमें वो काम करते थे। ठीक। इसके बाद जब इन दोनों की मुलाकात हुई, धर्मेंद्र ने कहा कि हाँ उनसे मिलवाओ, जो आपकी कंपनी के डायरेक्टर हैं उनसे मिलवाइए और मैं काम दिलवा दूंगा, लेकिन बदले में मुझे, अगर मैं काम दिलवाया तो मुझे 25 से 30 लाख रुपए चाहिए। अब अभय तिवारी दोबारा अपने मालिक के पास गए, जो उन कंपनी के बॉस थे रामवीर सिंह, वो उन्होंने कहा कि ऐसा ऑफ़र है, कि ठीक है इस ऑफ़र को हम स्वीकार करते हैं और उनसे मिलते हैं। जिसमें जेपीएससी के चेयरमैन एल ख्यांगते बैठे, धर्मेंद्र बैठा और अभय तिवारी बैठे और इसके अलावा जो टीडीपीएल कंपनी के मालिक थे, ये चारों को मुलाकात हुई। जेपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि हम आपको आपका जो प्रपोजल है वो लेकर आप हमारे जेपीएससी ऑफिस आइए, प्रेजेंटेशन दीजिए कि कैसे क्या काम करेंगे, कितना आप कर सकते हैं, फिर हम ये निर्णय लेंगे। ख्यांगते ने ये बात कही। ठीक अगले दिन, इस मुलाकात के बाद अगले दिन उनका जेपीएससी में उनको टाइम दिया गया, उन्होंने अपना प्रपोजल दिया और वो एक्सेप्ट कर लिया गया। बिल्कुल। और उस मीटिंग के तत्काल बाद फिर से दोबारा मोरहाबादी मैदान जो है, वहाँ धर्मेंद्र, अभय तिवारी और रामवीर सिंह, ये 3 लोग मिले। जहाँ ये बातचीत हुई, अभय तिवारी ने कहा कि भाई अगर आपको ये काम मिल रहा है, इसके लिए चेयरमैन साहब को 2 करोड़ रुपया और प्लस अगर आपका जो काम मिलता है तो जो टोटल बिलिंग होगी, यानी कि कंपनी की जो बिलिंग होगी, कंपनी की जो जेपीएससी जो पैसा कंपनी को देगी, कि जैसे ओएमआर सीट की हो गया, उसकी जांच होगी, प्रिंटिंग का काम हो गया, एग्जाम कंडक्ट कराने का काम हो गया, यानी कि जो भी कंपनियां बिल करेगी इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए सरकार को, उसका 20% हिस्सा भी जेपीएससी चेयरमैन को देना होगा। ओके, 2 करोड़ अलग से। 2 करोड़ अलग से जी। तो और इसके लिए रामवीर सिंह तैयार हो गया। फिर रामवीर सिंह ने कहा कि भाई तो फिर हमें कुछ सीट्स पे अपने जो एग्ज़ाम होगा उसमें हमें कुछ अपने कैंडिडेट्स को बिठाने दीजिए, उनको पास कराने का वो मिलना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो अब आता है 14वीं जेपीएससी का एग्ज़ाम। अब ये मौका था कंपनी को लगा कि अगर इसमें हम भले इनको 2 करोड़ दे दे, बाकी किसी से कोई डील नहीं हुई थी। 25 लाख इधर धर्मेंद्र को और वो उनको। बिल्कुल। यानी कि ये आपका कहना है कि अभी तक जो आपने बताया, अभय तिवारी, धर्मेंद्र जो मुख्य सचिव के कार्यालय में काम करने वाले व्यक्ति हैं, और ख्यांगते साथ में टीडीपीएल के मालिक, इन चारों की मिली भगत थी। इन चारों का ग्रुप बन चुका था। ये मंच तैयार हो चुका था कि अब आगे इस मंच पे या इस पिच पे बैटिंग कैसे करनी है। बिल्कुल सही बात है। तो अब आती है बैटिंग की बारी जी, कि एग्जाम डेट हो अनाउंस हुए। अब इसमें हर कैंडिडेट से कहा गया कि भाई पीटी का अलग रेट है जी, और फाइनल एग्जाम तक यानी कि रिजल्ट तक आने का रेट अलग है। तो पीटी का ये था कि 10 से 12 लाख रुपए के आसपास उसका रेट फिक्स किया गया, और फाइनल रिजल्ट तक अगर आपको जाना है कि आपको पास करना है तो उसका 60 से 70 लाख रुपए फिक्स किया गया एक सीट का। नौकरी मिलने की 60 से 70 लाख रुपए वो फिक्स किया गया। अब रामवीर सिंह लग गया कैंडिडेट जुटाने में। जी, रामवीर सिंह, अभय तिवारी और धर्मेंद्र भी, सबके पास अपने अपने, किसी के पास 5, किसी के पास 10, किसी के पास 20, ऐसे कैंडिडेट सबके पास थे। अब यह है कि बहुत कुछ तो
मतलब आंख मूंद के सब कुछ गलत आप नहीं कर सकते हैं। कुछ व्यवस्थाएं पहले से बनी हुई है, जी। आपको उसको तोड़ना होता है। तो तोड़ने में क्या किया गया, तो ये तय किया गया कि बाकी जो 3 सदस्य हैं वो चारों को पता था कि ये हमारा कैंडिडेट है। जब फाइनल एग्जाम तक जाने की आई कि इंटरव्यू में, तो मुख्य सचिव, जब मुख्य सचिव थी, ये चेयरमैन साहब को पता होता था कि किस, ये पूरी लिस्ट है। तो लिस्ट में बंटवारा कर दिया गया ओके। कि ये जो लड़का है या ये जो कैंडिडेट है वो इनकी बोर्ड में जाएगा, ये इनकी बोर्ड में जाएगा, और ये मतलब सबको बोर्ड बांट दिया गया। और सबने अपने रेट पर, सबके अपने अपने आदमी थे। जैसे जमाल अहमद जो हैं, जो तीसरे मेंबर हैं, उनका हजारीबाग का से उनका कनेक्शन, तो हजारीबाग का कोई व्यक्ति था जो इनके बदले वो रकम उठाता था। जो ये अनीमा हांसदा है, उनके बदले कौन रकम उठाता था इसका तो जिक्र नहीं है, लेकिन अजीता भट्टाचार्य के बदले उनका जो पीए है, जो कि उसी रांची के मोराबादी इलाके का ही रहने वाला है जहाँ इन लोगों की डील हुआ करती थी, वो उनके बदले रकम उठाता था। ओके। तो ये पूरा सेटअप बिठाया, पहले 4 लोग जुटे, इसमें बाकी 3 मेंबर और आए। तो जो पूरा सिस्टम था, कंपनी एग्जाम कराने वाली, उनको मिलाने वाले, और मुख्य सचिव कार्यालय के आदमी, और ये जेपीएससी के बाकी ये 4 लोग, सबकी एक टीम बन गई और काम शुरू हो गया। यानी कि धांधली का काम पूरा शुरू हो गया। उसके धांधली बाद मत किस कहिए, तरीके इसको से कहिए कि जेपीएससी को बेचने का काम हुआ है। जो यार, मैं इस राज्य में ऐसे ऐसे लड़कों को, अभी प्रोटेस्ट के दौरान ही मैं ऐसे लड़कों से मिला हूं जिसके घर से 4,000 रुपये आते हैं। 4,000 में रांची में रहकर पढ़ाई करना, ये सोचना ही मतलब अजीब लगता है कि कैसे कर सकता है, लेकिन वो लड़के कर रहे हैं। आप ऐसे लड़के जो पिछले 5 साल से 7 साल से ये सोच के तैयारी कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तो मेरा हो सकता है, और उस बच्चे उस बच्चे की माँ का, उस पूरे 8-9 साल को जो पर हर दिन सोते टाइम सोच रहा होता है कि एक दिन हम अधिकारी बनेंगे, हम पढ़ रहे हैं, हम ठीक पढ़ रहे हैं। और उसको तो मैंने वो अपने फेसबुक पोस्ट पे लिखा भी था कि इस ख्यांगते और उनके लोगों ने अपने ब्यूरोक्रेटिक बूट से उनके सपनों को रगड़ दिया है। लेकिन सर, इसमें एक नाम और है, पतंजलि कोचिंग का। क्या मामला है? ये कोचिंग सेंटर क्या है, किस तरीके से काम कर रहा था, और ये क्यों सीआईडी की जांच का विषय बना है? रांची में कोचिंग है पतंजलि आईएएस एकेडमी। हालांकि उसके जो असली मालिक है वो दावा कर रहे हैं कि उसमें एक टीचर हुआ करते थे जो अभी नहीं है, रवि। पूरा नाम उनका उस कन्फेशन में जिक्र नहीं है, रवि सर, क्योंकि रवि कुमार कहा गया है। हाँ, क्योंकि आजकल ये कल्चर है कि भाई जो टीचर पढ़ाते हैं वो अपने आप को सर से ही संबोधित करते हैं, पूरा नाम लिखते नहीं है। तो वो रवि सर का जिक्र है। तो रवि कुमार हमने अपनी तरफ से लिख दिया कि कुछ ना कुछ टाइटल होगा, कुमार तो सबके लिए चलता है, तो वो सोच के हमने रवि कुमार लिख दिया, लेकिन वो रवि ही जिक्र है केवल। लेकिन इसमें एक चीज और है कि यहाँ पे जो कहानी है वो 14th जेपीएससी की नहीं है, 11th से लेकर 13th जेपीएससी की भी बात चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग एक्टिव उस टाइम से ही हैं, ये कोचिंग सेंटर वाले, और अभय तिवारी भी, जी, और टीडीपीएल भी उस टाइम से, मतलब उस एग्जाम में भी ये लोग इन्वॉल्व थे। तो वो जो रवि हैं, वो रवि का संपर्क धर्मेंद्र से होता पहले जी, और इसके बाद अभय तिवारी से होता है, बातचीत होती है। तो रवि ये कहते हैं कि यार कोई कैंडिडेट है या कोई एजेंसी है ऐसा जो इस तरह का काम कर सकते हो, हमारे स्टूडेंट को पास करवा सकते हो, तो वो तुम बताओ। तो फिर वो एक बार दोबारा से फिर रामवीर सिंह की मुलाकात इनसे होती है। वो टीडीपीएल में ये ऑलरेडी काम कर रहा होता है, तो ये अपने मालिक से फिर इनको इंट्रो कराता है। उन्होंने भी अपने कैंडिडेट दिए, और कई बार इन लोगों का आपस में इस बात के लिए झगड़ा होता रहा है रांची के कई इलाकों में कि तुम मेरा कैंडिडेट से पैसा ले लिए हो, लेकिन तुम उसका रिजल्ट अभी तक नहीं दे रहे हो। कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं, इसका जिक्र है इसमें, कि इन लोगों ने पैसे ले लिए, उसका रिजल्ट नहीं दिया। और यानी कि एक तरीके से ये वैसा मामला है कि वीजा लगवाने के लिए किसी एजेंट को पैसा दे दिया लेकिन वीजा लगा नहीं। ऐसे ही यहाँ पे नौकरी चोरी का रैकेट चल रहा है कि जॉब लगवाने के लिए पैसा दे दिया है 15-20 लाख रुपए, लेकिन लगी नहीं। इस मतलब इन लोगों ने पैसे, इस वजह से इनके आपस में झगड़े भी होते थे जी। और कोचिंग सेंटर के मालिकों का क्या कहना है इस चीज को लेकर? तो इसके जो असली मालिक है उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो कल हमारे यहाँ आए भी थे कि ये जो आप नाम इस्तेमाल करें वो हमारे कोचिंग का है, लेकिन क्या है कि ये रवि जी हमारे यहाँ पढ़ाते थे पहले, लेकिन पिछले 2 साल से वो हमारे साथ नहीं है, वो अपना एक अलग कोचिंग चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हमारा ये बैनर जो है अपने कोचिंग के गेट के पर अभी भी चलाए हुए हैं। यानी कि मेन इसमें जो कल्प्रेट है वो पतंजलि कोचिंग नहीं, रवि कुमार है। रवि कुमार है, वो अपना कोई शिवांजलि नाम से वो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, शिवांजलि के नाम से, शिवांगन या शिवांजलि समथिंग नाम है जिससे वो कोचिंग सेंटर चलाते हैं।
तो ये तो अभी हम लोगों ने जेपीएससी की बात की है, लेकिन हम्म। एक बार दोबारा हम लोग लौटते हैं अभय तिवारी पर ही, हम्म। क्योंकि ये जो शख्स है जिसको कहा जाता है कि इसने भी धांधली से नौकरी ली है इसके परिवार ने, ये 2024 में जो जेएसएससी और सीजीएल हुई थी उसके थ्रू लगा था ये, बिल्कुल और इसका बिल्कुल। परिवार भी। तो कन्फेशन में इसने तब क्या बताया था कि कितने का पेपर था, कहाँ वो इनको पढ़ाया गया, कितने उसमें क्वेश्चंस थे, क्या पूरा मामला था जो इसने सीआईडी को बताया था? क्योंकि उस परीक्षा को भी कंडक्ट कराने का काम टीडीपीएल कंपनी के पास था और ये उसी कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर था। तो रामवीर सिंह ने कहा कि बाकी कैंडिडेट भी लेके आओ भाई, एक कैंडिडेट से तो तुम्हारा हो गया, चलो ठीक है। लेकिन संजोग देखिए, ये उस कंपनी में काम करते हुए भी इसको भी पैसे देने पड़े। ठीक। मतलब कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर है, लेकिन बावजूद उसको इस एग्जाम में पास करने के लिए खुद के लिए भी और अपने भाई और उनकी पत्नी, मतलब ये 3 लोग एक फैमिली से चुने गए थे, तीनों का पेमेंट इन्होंने किया है। ये अभय तिवारी का कन्फेशन है। कन्फेशन है। हाँ। इसमें ये बताया है कि इसके लिए बोकारो में एक कमरा लिया गया था और वहां पर कैंडिडेट बुलाए गए थे। 15 लोग थे टोटल कैंडिडेट, जिनको क्वेश्चन पेपर दिया गया, आंसर दिया गया, उनसे रटवाए गए और बदले में हर एक कैंडिडेट से 12 लाख रुपए की डील हुई थी। बिल्कुल। हालांकि इन्हीं का कन्फेशन है जिसमें एक बार हम आपको बता भी देते हैं, इनका सीजीएल में 48वां रैंक था अभय तिवारी का। और ये कहते हैं कि मेरे अलावा मेरे घर से, यानी कि इनके घर से इनका भाई अक्षय तिवारी, उसकी पत्नी सुषमा कुमारी का भी चयन हो गया। अक्षय तिवारी वर्तमान में जेएसए पोस्ट में महिला बाल विकास धुर्वा और उसकी पत्नी निगरानी विभाग धुर्वा में कार्यरत है। खुद अभय तिवारी गिरफ्तार होने से पहले, जो कि आपने बताया भी कोटा में ये कार्यरत थे, तो वहां से इनको गिरफ्तार किया। तो ये तो शरेआम बता रहा है वो आदमी सीआईडी को बैठ के कि मेरा ये रिश्तेदार है, मेरा भाई है, उसकी पत्नी है, मैं हूँ, घर के ये सदस्य, यहाँ यहाँ ये लोग पोस्टेड है। उसके बाद अब कोर्ट और सरकार को क्या ऐसा चाहिए ये मानने के लिए कि सीजीएल में धांधली हुई है? हाँ, जेएसएससी में कोर्ट अब ये आदमी, अब ये है कि थोड़ा जो तकनीकी पेंच ये है कि ये व्यक्ति अगर कोर्ट में भी इस बात को एडमिट करता है जी, तो कोर्ट के पास ये कहने को होगा कि भैया फिर तो इसको रद्द करिए या इनको हटाइए, इनको गिरफ्तार करिए। लेकिन पूरे उस बात लूप को एट द एंड गिरफ्तार- वही आ जाती है, सबूत दिखाइए। सबूत आपने दिखाइए। इतने लोगों का बोल दिया, 15 लोग थे, दिखाइए कहाँ है मनी ट्रेल, ये वो। तो ये लंबा मामला खींचने वाला हाँ, है। इसमें आप थोड़ा, मुझे लगता है कि वो जो जिनका नाम ये अभय तिवारी ने लिया, वो डीएसपी जो है हाँ, शैलेश सिन्हा, उनकी शैलेश बात सिन्हा। थोड़ी सी, मतलब उनकी बात सही भी है जी। कि भाई जब तक ये कोर्ट में एडमिट नहीं होगा तब तक ये मामला साबित नहीं होगा। और ये तो खैर हमें भी पता है कि जब तक ये चीज़ें आएंगी तब तक धांधलियां पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि 2003 में जो पहला जेपीएससी हुआ, उसके बाद 2005 में जो दूसरा जेपीएससी हुआ, उसके मामले तो अभी तक लटके हुए हैं। मैं थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब ये संयुक्त बिहार का हिस्सा था तो ऐसी बातें कही जो मैंने सुनी है यहाँ के कई सारे लोगों से जो परीक्षा देते रहे या फिर जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, कि बीपीएससी में इस तरफ के लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी और वो लंबे समय से खुद को दबा हुआ महसूस करते थे, वो दबे हुए थे, भरे पड़े थे। जब बिहार हुआ करता था, तो जैसे ही ये झारखंड बना तो यहाँ के लोगों को लगा कि ये मौका है हमें अपने तरीके से करने की। तो वो जो पहली बार तरीका बना, हमें अपने तरीके से शुरुआत हुई अपने लोगों से, यानी कि जो रसूखदार लोग हैं जिनकी चलती थी, उन्होंने अपने लोगों को भरना शुरू किया पहली जेपीएससी से। और वो जो स्वाद लगा और वो जो सिस्टम बना, वो आज तक चलता आ रहा है। दूसरा कि झारखंड में एक चीज जो मैंने गौर की है कि क्लास पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई मैं मानता हूं कि बेहतरीन है, लेकिन जैसे आप ग्रेजुएशन से शुरू करते हैं वो उतनी ही कंडम स्थिति में चली जाती है और ये बच्चे उसी का परिणाम भुगतते हैं कि एक तो कॉलेज में इनका जीवन का आधा जो फिक्स टाइम में खत्म होना चाहिए था, 3 साल में ग्रेजुएट हो गए, फिर आगे मास्टर में गए, वो जो एक फिक्स टाइम है, आधा टाइम जीवन का तो इनका उसी में खत्म हो जाता है। फिर ये आधा टाइम लगा देते हैं तैयारी करने में, जो पूरा 10 से 12 साल जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला टाइम होता है इस स्टेट के यूथ का, वो उसका केवल एक चीज में, टारगेट में, जेपीएससी जेएसएससी में बर्बाद हो जा रहा है। सर, एक चीज़ हमने जेपीएससी की बात कर ली, जेएसएससी सीजीएल की हुई, लेकिन अभी हम लोग रिपोर्ट देख रहे हैं जो आपने आज ही लगाई है, वो है एससीएफ एफआरओ में 100, 14वीं जेपीएससी में 100 से ज़्यादा, जेपीएससी बैकलॉग में 50 से 100 अभ्यर्थी पैसा देकर हुए हैं पास।
तो अभय तिवारी ने आईएएस मनीष रंजन का भी नाम लिया है। आपकी ये रिपोर्ट है अभी जोहार लाइव पे हाँ, जो लगी उसमें है, जिक्र किया है अपने क्या है ये पूरा मामला अभी, अगर इस रिपोर्ट के बारे में फॉरेस्ट बता दें। डिपार्टमेंट के कुछ पद हैं हाँ हाँ। वो उस पद के लिए परीक्षा हुई थी, हम्म जिसमें इसका कहना है कि जो सामान्य वर्ग का जो सीट था, हम्म नंबर्स मुझे याद नहीं एग्जैक्ट कि कितनी सीट एग्जाम हुआ था, वो लगभग सभी सीट बाहर के लोगों को मिली। जी। और ये चर्चा भी आई है कि भाई जो यहाँ का लोकल लैंग्वेज है, मुंडारी, खोटा, उस लैंग्वेज में की जो परीक्षा हुई, उसमें हरियाणा के बच्चे, यूपी के बच्चे अधिकतर नंबर लेकर आ गए। यानी कि जो लैंग्वेज यहाँ की लोकल है, जो हाँ, शायद आप भी नहीं बोल पा रहे होंगे, यहाँ बिल्कुल रहने नहीं। वाले बाकी लोग भी नहीं, हम्म। उसमें हरियाणा का बच्चा और आके यूपी का बच्चा उस विषय में क्वालिफाई कर गया। क्वालिफाई कर गया। तो ये तो मतलब नंगा नाच किया गया, बिल्कुल। मैं तो ये बिल्कुल ब्लंटली कहूंगा कि नंगा नाच है ये बिल्कुल सिस्टम का। तो सर ये सिस्टम सुधर क्यों नहीं रहा है? मैं ये जिस हिसाब से देख रहा हूँ कि हालांकि हर साल जेपीएससी की परीक्षा होनी चाहिए, नियम ये कहता है, वो लेकिन नहीं हो पाती है। फिर आप 9, 10, 11 इकट्ठी करवा दे रहे हैं, उसके बाद 12, 13 इकट्ठी हो जा रही है, फिर 14वीं आती है, उसमें धांधली है। एक भी परीक्षा अगर रिपोर्ट्स पे जाएं पहली से लेकर अब तक, झारखंड में एक भी परीक्षा ऐसी नहीं है जो कोर्ट तक जिसका मामला ना पहुंचा हो, जिस पर धांधली के आरोप ना लगे हों। तो आप क्या देखते हैं, क्या फेलियर है सिस्टम का इस चीज में, कहाँ पे चीजें सही करने की जरूरत है? देखिए, मैं ये मानता हूँ, हालांकि मैं ये गलत भी हो सकता हूँ, कि सरकार अगर कुछ भी चाहती है, दुनिया की किसी भी देश की कोई भी सरकार, जी। वो कर सकती है। और सरकार ने जब चाहा है तब वो किया है। सक्षम है सरकार। कोई भी दुनिया की कोई भी सरकार, चाहे झारखंड की सरकार हो, वियतनाम की सरकार हो, अमेरिका का सरकार हो, भारत का सरकार हो, आज वो अगर प्लान कर ले कि भारत के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो कल नहीं रहेंगे, तो वो नहीं रहेंगे। तो अगर यहाँ का कोई भी सीएम अमीर नहीं रहेंगे, अमीर नहीं रहेंगे, अगर सरकार चाह ले तो झारखंड का कोई भी सीएम अगर ये चाहता कि इस बार जेपीएससी या नौकरी का जो सिस्टम है वो मैं ठीक करके रहूंगा, तो किसी की औकात नहीं है कि उनको ठीक ना करने दे। वो मुखिया हैं, चाहे हेमंत सोरेन हो, अर्जुन मुंडा रहे हों, रघुवर दास रहे हों, बाबूलाल मरांडी रहे हों, कोई भी सीएम रहे हों। तो यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार ऊपर के लेवल तक फैला हुआ है। ये सिर्फ अधिकारियों तक सीमित नहीं है, सरकारों को इसकी जानकारी रही है शुरू से, लेकिन वो मूक दर्शक बनी रही है। सरकार के पास जानकारी हासिल करने के लिए एक तगड़ा सिस्टम होता है जी। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जिसके कहते हैं, तो सीआईडी आप जिसको कैसे कहते हैं। देखते हैं भाजपा की कार्यप्रणाली और जीएमएम की कार्यप्रणाली को? क्योंकि भाजपा लगातार अभी हमलावर है जीएमएम पे, लेकिन कोई वक्त वो भी था जब वो लोग भी सत्ता में होंगे। तो आप किस तरीके से इन दोनों सरकारों की कार्यप्रणाली को देखते हैं? नौकरी के मामले या ओवरऑल? नौकरी के मामले में, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं, बाकी ओवरऑल जो आप बताना चाहे वो भी बताएं। नौकरी के मामले पे ही रखते हैं, तो इसमें किसी की कोई कार्य प्रणाली नहीं है। हम्म पैसा का जो मतलब पैसा जो रास्ता तय करती है, ये सब पूरा सिस्टम उस रास्ते पे चल रहा है कि पैसा जहां जहां मूव हो रहा है, जहां दिख रहा है कि ये यहाँ लटका हुआ है या फिर ये पैसा यहाँ रखा हुआ है, तो सिस्टम वैसे ही केवल मूव कर रहा है। अब उसमें जो नौकरी पा भी रहे वो भी पैसा देकर ही आ रहा है, जो दे रहा है वो पैसा देकर दे रहा है, जो नौकरी लेने दे रहा है वो भी पैसा का लाभार्थी है। तो सब केवल मूवमेंट वो तय कर रहा है, वहां की तो सब मोह माया है। तो आपका ये कहना है कि ये पूरा सिस्टम पैसा चला रहा है, सरकार नहीं? और इसमें उम्मीद, इसमें सरकार, जिनके सरकार के लोग मतलब वो एक राजेश जोशी की कविता है ना, बाकी सब इत्यादि थे। तो जो इस पूरे सिस्टम का जो इत्यादि है वो पहले भी इत्यादि था, आज भी इत्यादि है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है तो वो 40 लाख देकर, 70 लाख देकर सीट नहीं खरीद सकता, या 12 लाख देकर कोई छोटी नौकरी भी नहीं हासिल कर सकता। वो इत्यादि है। इत्यादि के बारे में किसी ने थोड़ी ना सोचा आज तक। तो ये हमारी बातचीत हुई है आनंद दत्त जी से, जिन्होंने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स छापी हैं जोहार लाइव पर। आप चाहें तो इन रिपोर्ट्स को पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो वार्तालाप के दौरान मिस हो जाती हैं। लेकिन अगर आप डिटेल रूप से जानना चाहते हैं कि ये पूरा जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल का घोटाला कैसे हुआ, मास्टरमाइंड्स ने किस तरीके से इसकी प्लानिंग की और किस तरीके से सरकार वहां तक पहुंची, और सीआईडी की जो डायरी है, जांच डायरी, वो भी सोचिए जो कोर्ट है उस तक नहीं पहुंच पाई,
ये वो डायरी है, वहां से निकली हुई सच्चाई है जो कोर्ट तक को अधिकारियों ने नहीं दी। सिर्फ एफिडेविट बनाकर उन्होंने उस जांच डायरी में से जो कोर्ट को बताना था वो बताया, और उसके अलावा सारी जानकारी छुपा ली गई। तो ये जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं, जोहार लाइव पर जरूर जाइए और पढ़िए एक एक रिपोर्ट, क्योंकि यहाँ के जो लोकल रिपोर्टर्स हैं वो काफी कुछ दांव पर लगाकर ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि ऐसी जानकारियां पैन इंडिया नहीं पहुंच पाती। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं खबर गांव के जरिए जोहार लाइव की उस पूरी जानकारी को, आनंद दत्ता की पूरी रिपोर्ट को आप तक पहुंचाने की, ताकि ये आवाज पूरे देश तक पहुंच पाए कि झारखंड में आखिर चल क्या रहा है। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। मेरे तरफ से खबर गांव को बड़ा वाला शुक्रिया रहेगा बॉस बहुत इसके लिए। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं हूं भूपेंद्र सोनी, कैमरा के पीछे है जेरी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर अगर आपके कुछ सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप झारखंड से जुड़े प्रोटेस्ट को लेकर क्या जानना चाहते हैं वो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया, देखते रहिए खबर गांव।